टेस्टिंग में अगर कोई जैसे गलतियाँ हो जाएँ तो उसका क्या नुकसान होता है? एज बिल अगर एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है, उससे फिर इम्पैक्ट पड़ता है। क्वालिटी जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ना, तो फिर ये होता है कि आगे जब फ्यूचर में जब रेट्रोफिटिंग पे जाते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे 16 mm का डाई आना था, वहीं पे भी 20 mm का लग रहा होता है। ह्यूमन एरर की वजह से ये होता है कि हम लोग टेस्टिंग गलत कर देते हैं और बार डाया अगर उसमें चेंजेस आ जाए, आप जैसे एस्टिमेशन कर रहे हैं और उसमें हमने गलत जो है बार डाया डाल दी तो उसका कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कि हम प्रॉपर इंजीनियर कंपनी को हायर करें, ताकि वो जब प्रॉपर डिज़ाइन और एज बिल प्रॉपर हो, उसके बाद जब सिमुलेशन हम करेंगे मॉडल्स में, वो प्रॉपर हो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मारिया एंड आई वर्क एज अ क्वांटिटी सर्वेयर। आई एम मोहम्मद जाद एंड हियर at RBC I am a structure design engineer. I am Raza Ahmed. I am working as a civil design manager in RBC. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिल्डिंग स्टेबिलिटी कि क्यों वो ज़रूरी होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बिल्डिंग के अंदर जो टेस्टिंग होती है हमारी डिफरेंट टाइप्स की, वो क्यों ज़रूरी है, अगर वो गलत हो जाती है तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर वो सही होती हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और टेस्टिंग में अगर कोई हमसे मिस्टेक हो जाए तो उसका कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बिल्डिंग स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी होती है और आपके हिसाब से कि उससे क्या इम्पैक्ट होगा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे? बिल्डिंग स्टेबिलिटी उसे कहते हैं कि जब बिल्डिंग, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होती है हमारी, उसके ऊपर जो लाइव लोड है, जो मशीनरी लोड है, ठीक है, अर्थक्वेक लोड है, विंड लोड है, ठीक है, उसका बिल्डिंग पे क्या असर पड़ रहा है, सही है, और उसके बढ़ने के बाद उसकी क्या स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, उसे हम बिल्डिंग स्टेबिलिटी कहते हैं, सिंपल। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि किस किस तरह की जो हमारी स्टेबिलिटी हम मौजूद है हमारे इसमें। अब अगर जैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे लाइव लोड जो है ऑलरेडी लग रहा है कि वहाँ लोग रह रहे हैं और या कोई वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसके लिए हमारा बिल्डिंग को स्टेबल होना ज़रूरी है उनकी लाइफ के लिए भी, क्योंकि अगर ज़्यादा डैमेज होता है तो उनके लिए डेंजरस हो सकता है कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए या टिल्ट कर जाए। तो हमारा एज ए इंजीनियर परस्पेक्टिव ये होगा कि हम एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ही स्टेबल रखें। ओके। तो ये सवाल एक और ये कि टेस्टिंग में अगर कोई जैसे गलतियां हो जाए तो उसका क्या नुकसान होता है कोई भी रिजल्ट पर? अच्छा, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। टेस्टिंग में जब हम चेक करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी एस बिल बनती है, ठीक है। तो एस बिल अगर एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है, उससे फिर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह हम कोड निकालते हैं स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, बीम का, स्लैब का या फिर फाउंडेशन का। तो अगर वो कोड हमारा डाया कम हो, उससे फिर जो है इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट पे। इसी तरह अगर हमारे पास बीम के साइजेस डिफरेंस हैं और आपने सिर्फ 2-3 बीम्स को चेक किया, कॉलम के साइजेस काफ़ी डिफरेंस हैं लेकिन आपने सिर्फ 2-3 कॉलम को चेक किया, और इसी तरह बीम हमारी जो स्लैब होती है वो वन वे और टू वे, जैसे आप जानते हैं कि कुछ वन वे हैं कुछ टू वे हैं, और आपने अगर उसको अजम्पशन ले ली 2-3 स्लैब चेक करके, उससे क्या होता है, टेस्टिंग पे जो है फिर इफ़ेक्ट पड़ता है टेस्ट के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जब रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, आपके पास कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए जो आपने पहले भी चेक किए मॉडल्स, तो उनमें आपको क्या चीज़ ऐसी मिली जो फिर कॉस्ट पे जाके जो है इफेक्ट करती है क्लाइंट की। जब टेस्टिंग फेज में शायद वो ह्यूमन एरर्स होते हैं, लेकिन मुझे जो मॉडलिंग में दिखा कि सबसे पहला मसला ये था कि उसमें डायमेंशन का जो है बहुत ज़्यादा इशू था कि कुछ डायमेंशन कुछ दी हुई है और लोगों ने जो है उसको इनपुट गलत किया हुआ है, जिसकी वजह से लोड जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है लोड की। और दूसरा ये कि डायमेंशन के अलावा उसकी स्लैब मैशिंग, कि उसको स्लैब मैशिंग क्या मतलब ये है कि आप जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, ये इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि वो काम तो लेने के बाद जो है वो अनक्वालिफाइड, हाँ, फ्रीलांसर हायर कर लिया या अनक्वालिफाइड इंजीनियर्स को वो काम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट 1 मिलियन पे एक्वायर किया लिया है, और जिसको वो दे रहे हैं चेक करने के लिए, उसको वो 1000 रुपीज़, यानी 25,000 या 30,000 दे। उस वजह से क्या नुकसान होता है कि वो तो अपना एक सिंपल जो उनके चेक्स होते हैं वो चेक किए, उसके अंदर ना मैशिंग की, ठीक है, कॉलम के, कोर्स का भी आइडिया। हाँ, कोड्स के हिसाब से फिर चेक नहीं होते। उस वजह से क्या होता है, वो जो बिल्डिंग हमें जो पास होनी थी, बिल्डिंग जो कॉलम पास होना था, वो कॉलम फेल हो रहा होता है, जो बीम पास होनी थी। उससे ये नुकसान ये होता है कि
पहले तो क्लाइंट ने अपने कुछ पैसे मतलब टेस्टिंग से पहले बचा लिए, कम पैसों में काम करा के, लेकिन हाँ नॉन प्रोफेशनल से। फिर जब बाद में जब वो बिल्डिंग की स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, उसमें कॉलम स्पेस बीम स्पेस, उससे नुकसान ये होता है कि उनकी रेट्रोफिटिंग जो है ना वो फिर कॉस्टली बढ़ जाती है। स्टार्टिंग की अच्छा, कुछ इस कॉस्ट बताएं कम पड़ती कॉस्ट है। का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मारिया, आप एज ए स्ट्रक्चर क्वांटिटी सर्वे, आप इस बारे में क्या आपकी राय है कि अगर हमारे पास टेस्टिंग के रिजल्ट्स गलत हैं और जब सिमुलेशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आए उसका फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइंट की जो कॉस्ट होती है बिफोर एंड आफ्टर? तो ये कि हमारे पास जो हमने जब बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास आए थे कोटेशंस, ठीक है, क्लाइंट जो भी कोटेशन देखता है वो लो उस पे ही जाता है कि वो लो कॉस्ट में जो है अपना प्रोजेक्ट को लेके चले। अब वो वहाँ पे स्टार्ट में तो उसने अपनी कॉस्ट सेव कर ली, लेकिन जब हमारे पास टेस्ट के वो रिजल्ट्स आते हैं उसमें वो फेल हो रही होती हैं चीज़ें, उनके कॉलम्स बीम स्लैब सब फेल हो रहे होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि उसने अपनी कॉस्ट को स्टार्ट में तो सेव कर लिया, लेकिन फाइनेंशियली जब वो फ्यूचर में जाके उसके ऊपर वर्क करते हैं तो वो उनकी कॉस्ट जो है 10-20 टाइम्स बहुत ज़्यादा उनको पड़ रही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली वो अपनी तो कॉस्ट उसकी को वजह ये सेव होती है करने कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्वालिटी क्वालिटी जब कॉम्प्रोमाइज़ हो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती जाती है है, ना, कॉस्ट को तो सेव फिर करना ये होता है कि चाहिए। आगे जब फ्यूचर में जब रेट्रोफिटिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे 16 mm का डाई आना था वहीं पे भी 20 mm का लग रहा होता है। अच्छा, अगर ये इश्यू आ जाता है कि हमारा डाया वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो इसका क्या हल हो सकता है कि हम क्लाइंट की कॉस्ट को किस तरह जो है हम कंट्रोल करें? क्लाइंट की कॉस्ट को कंट्रोल हम इसी सूरत में कर सकते हैं कि जब हम स्टार्टिंग फेज़ में थे, स्टेबिलिटी फेज़ में, उस वक्त ही हम प्रॉपर इंजीनियर कंपनी को हायर करें, ताकि वो जब वो प्रॉपर डिज़ाइन और एज बिल्ड प्रॉपर हो, उसके बाद जब सिमुलेशन हम करेंगे मॉडल्स में वो प्रॉपर हो, और फिर उसकी एक वेटिंग चेक हो थर्ड पार्टी से, ताकि आपके पास एक प्रूफ भी हो कि इन्होंने सही डिज़ाइन किया है, सही चेक किया है। उस पे फिर आपके पास जो रेट्रोफिटिंग है वो मिनिमाइज़ हो सकती है। तो स्टार्टिंग में बेहतर है कि ज़्यादा पैसे बाद में खर्च करने से आप स्टार्टिंग में ही कुछ पैसे ज़्यादा खर्च करके ऐसी कंपनी को दें जो आपको प्रॉपर डिज़ाइन और प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट दें। ठीक है, बहुत दफ़ा ये होता है कि आप किसी बिल्डिंग पे गए, ठीक है, बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं कि वो एक दो दफ़ा गई और एज बिल्ड करके आ गए, ठीक है, अब बाद में मशीनरी चेंज हो गई या कुछ चेंज हो गया तो वो उनको नहीं मालूम होता, ठीक है, वो लाइव लोड और फिनिशेस लोड, ठीक है, उसको जब गलत करते हैं इस वजह से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, ठीक है। राइट। अगर जैसे ह्यूमन एरर की वजह से ये होता है कि हम लोग टेस्टिंग गलत कर देते हैं, और बार डाया अगर उसमें चेंजेस आ जाए, आप जैसे एस्टिमेशन कर रहे हैं और उसमें हमने गलत जो है बार डाया डालते हैं, तो उसका कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बार का स्टील, क्योंकि स्टील जो है बहुत ज़्यादा एक मेन रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास बार डाया कम आ रहा हो और हमने जो है आगे उसको और ज़्यादा हमें ऐड करना पड़ जाए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बार डाया गलत ले लिया, तो स्टील की कॉस्ट आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर जब हम पूरा एस्टिमेशन करते हैं उस प्रोजेक्ट का तो वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट पे, मतलब प्रोजेक्ट पे। माइनर मिस्टेक भी जो है हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट पे हाँ, बहुत ज़्यादा। माइनर मिस्टेक भी हम उस वक्त तो हमें फील हो रहा होता है कि ये कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हम पूरा उस प्रोजेक्ट को एंड कर रहे होते हैं तो वो हमें स्टार्टिंग की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा कॉस्टली फील हो रही होती है, लाइक 40-50% 50%। हमारी कॉस्ट रेज अच्छा, हो इसमें जाती ये है। है कि मिसाल के तौर पर मैं एज अ क्लाइंट अगर मैं अपने आप को देखूं तो अब हम मेरे पास अगर दो तीन कोटेशंस आई भी होती हैं तो मैं मेरी ये प्रायोरिटी होती है कि मैं कम कॉस्ट वाले को दूँ, लेकिन वहाँ पे अगर एज एन इंजीनियर कोई काम कर रहा है तो उसको ये देखना चाहिए कि उसके स्कोप ऑफ वर्क में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, ठीक है, अगर वो कॉस्ट कम दे रहा है तो उसकी क्या वजह है। जैसे कि अब एक डॉक्टर है, कोई बंदा बीमार होता है तो वो दो डॉक्टर हैं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और एक अनक्वालिफाइड, ठीक है, आपको पता है क्वालिफाइड डॉक्टर्स की फ़ीस ज़्यादा है और उनकी कम है। अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाता है और एक अनक्वालिफाइड, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपको टोटली डायग्नोस करता है, ठीक है, प्रॉपर स्टेप बाय मेडिसिन स्टेप देता है, चीज़ों को ठीक है, लेके स्टेप बाय चलता स्टेप है। लेके चलता है। अनक्वालिफाइड अपने तजुर्बे से आपको कोई भी दवाई दे देते हैं, उससे क्या होता है आपको थोड़ा सा फील तो महसूस होता है कि रिलैक्स, मगर फिर डे बाय डे फिर आपकी अच्छा हाँ नहीं लॉन्ग होता। टर्म पे क्या होता है वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो इसका भी इसी तरह यहाँ पर यही है कि आपको स्टार्टिंग में जो है ये कॉस्ट को जितनी मतलब आपको मिनिमाइज करवानी है रेट्रोफिटिंग में, स्टार्टिंग में ही डिज़ाइन स्टेबिलिटी इस पे आपको थोड़े से जो फॉर्मल पैसे होते हैं उनको खर्च करना होगा, ताकि आप फ्यूचर में एक
मिनिमाइज, हाँ बिल्डिंग की स्टेबिलिटी लॉस जो ना आपको आप कॉस्ट अटेन कर इफेक्टिव ना रहे, सकते बाद में जाके आपको मसला ना हो। आज की हमारी डिस्कशन यहाँ तक ही थी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।